नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और खबर उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। इस वक्त खबर उत्तराखंड में वक्त एक बड़ी खबर का है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएंगे। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तारीखें तय हो चुकी हैं और अब उत्तराखंड में एक बार फिर से यात्री देखने को मिलेंगे। 2 मई से खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। ये बड़ी खबर है। सुबह 7 बजे धाम के कपाट खुलने वाले हैं। बद्रीनाथ धाम 4 मई को खुलेगा और देखिए मई के अंदर अब एक बार फिर से 4 धाम यात्रा की रौनक उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगी। और 4 मई को 2 मई को केदारनाथ धाम खुलेंगे और 4 मई को बद्री धाम भी खुलने के आसार हैं। और देखिए सुबह 7 बजे ये पूरी एक धार्मिक प्रक्रिया के साथ जो धाम है वो खुलने वाले हैं, क्योंकि आज वहां पर बर्फ होती है। लेकिन अब जब धीरे धीरे बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है, हालात सामान्य हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उसके बाद 4 धाम की यात्रा भी शुरू हो जाती है। हर किसी भारतीय का, हर किसी नागरिक का, हर किसी व्यक्ति का जो सनातन संस्कृति से ताल्लुक रखते हैं, जो सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, उनके जीवन में ये कामना होती है कि हम अपने जीवन में कम से कम एक बार 4 धाम की यात्रा कर पाएं। और इस 4 धाम यात्रा की जो कल्पना है, जो महत्वता है, वो बहुत ही अलग रहती है, खासतौर पर हिंदू धर्म में, खासतौर पर सनातन धर्म में। और उसके लिए लोग इस 4 धाम की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। धीरे धीरे ये 4 धाम की यात्रा होती है और उससे वो अपने जीवन को सफल सुगम बनाने की कोशिश करते हैं, मन्नत मांगते हैं और अपने जीवन का जो समय है, जो दिशा है, वो सही तरीके से हो, वो उचित तरीके से आगे बढ़े, उसको लेकर ये तमाम चीजें होती हैं। अलग अनुभूति 4 धाम यात्रा में होती है, अलग ही महसूस होता है और यही वजह है कि 4 धाम की तरफ लोग अब पहुंचते हैं। जब 4 धाम के कपाट खुलने की खबर आती है तो जाहिर सी बात है, न सिर्फ उत्तराखंड, न सिर्फ उत्तर भारत, न सिर्फ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कुछ जो आसपास के राज्य हैं, बल्कि पूरे देश में इसका एक अलग से अनुभूति आती है, अलग से सुगंध आती है। और कुछ लोग जो देश के बाहर भी रहते हैं, भारतीय हैं, सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, वो भी इस दिन का इंतजार करते हैं कि जल्द से जल्द ये धाम के कपाट खुलें और हम जाकर उत्तराखंड में इन धामों का वहां पर दर्शन कर पाएं, केदारनाथ पहुंच पाएं, बद्री धाम पहुंच पाएं। ये तमाम जो हैं इसका इंतजार लोग करते आ रहे हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तारीखें तय हो गई हैं और 2 मई को सुबह 7 बजे ये खुलेंगे, 4 मई को बद्रीनाथ धाम खुलेगा और ये निर्णय महाशिवरात्रि के खास दिन पर किया गया है। संचित शर्मा संवाददाता देहरादून से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संचित, जरा पूरी जानकारी दीजिएगा हमारे दर्शकों को, कब से ये खुलेगा और कल बेहद खास दिन था, महाशिवरात्रि का दिन था। ऐसे में खास दिन पर खास निर्णय लिया गया है प्रशासन और सरकार की तरफ से। देखिए, उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है और आप देखिए कि यहाँ पर जो महत्वता है, एक तरीके से अगर देखी जाए तो यहाँ पर आस्था को लेकर के लोगों की मान्यता उत्तराखंड के अंदर थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। बिल्कुल। उत्तराखंड में अगर 4 धाम यात्रा की बात करें तो 4 धाम यात्रा उत्तराखंड का एक बड़ा एक आयोजन होता है, जिसमें उत्तराखंड के अंदर देश विदेश से लोग आते हैं और उनकी व्यवस्था करने के लिए सरकार की जो तैयारियां होती है वो साल भर 6 महीने पहले से कर ली जाती है। क्योंकि जैसे जैसे 4 धाम यात्रा शुरू होती है, आप देखिए कि हर साल उत्तराखंड के अंदर 4 धाम यात्रा करने के लिए जो पर्यटक या कहें कि जो श्रद्धालु उत्तराखंड के अंदर आते हैं, उनकी संख्या में हर साल इजाफा देखने को मिलता है। और इससे आप देखिए उत्तराखंड की आर्थिकी में एक बड़ा फायदा भी मिलता है, क्योंकि उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है और उनकी आर्थिकी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि टूरिज्म पे डिपेंड करती है, टूरिस्ट पे डिपेंड करती है और उनको बेहतर सुविधाएं देना और उनका विश्वास उत्तराखंड पे बने रहना, इसकी जिम्मेदारी सरकार पूरी तरीके से लेती है। और सरकार बिल्कुल संचित, लेकिन जो आपने भूगोलिक स्थिति की बात की उत्तराखंड की, उसमें कई चुनौतियां भी छिपी रहती हैं। दूर दराज के इलाके हैं और बर्फबारी होती है, बारिश होती है, जाहिर सी बात है वहां पर फ्लड एरियाज भी रहते हैं, जिसमें नेचुरल जो डिजास्टर हैं वो भी चांसेस होते हैं। और कई बार इसमें हमने देखा है, कभी कभार बादल फटने की घटना सामने आती है। बहुत सारी घटनाएं हुई हैं इतिहास में। इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए इस बार सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, खासतौर पर डबल इंजन की सरकार? देखिए, उत्तराखंड के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जब जब मौसम पलटता है उत्तराखंड के अंदर, तो आप देखिए कि प्राकृतिक जो आपदाएं हैं वो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के अंदर आती है। लेकिन उनसे निपटने के लिए आप देखिए मौसम विभाग समय समय पर अलर्ट मोड जारी करता है, मौसम का अलर्ट देता है कि मौसम अलर्ट रेड अलर्ट पे है, ऑरेंज अलर्ट है, येलो अलर्ट है, इस टाइप के अलर्ट जारी करता है। और इससे जो एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और जो तमाम एजेंसियां हैं जिनकी जिम्मेदारी है इन सब कार्य को करना,
वो अलर्ट हो जाते हैं और कोई घटना बड़ी ना हो इससे कोशिश की जाती है। अगर किसी एरिया में कोई खतरा लगता है, चाहे लैंडस्लाइड का हो या अन्य किसी तरीके का कोई खतरा लगता है, तो वहां पर एजेंसियां पहले से जाके रास्ता बंद करना और तमाम जो कोशिश हो सकती है वो सब कोशिश करती है। लेकिन बात करें कि आप देखिए कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कई लोग जो प्लेन के लोग हैं या कहीं कि जिन लोगों को पहाड़ी राज्यों में गाड़ी चलाने का अनुभव नहीं है, वो कई बार दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। और इन्हीं सभी चीजों से बचने के लिए आप देखिए कि तमाम जो एजेंसियां हैं वो उनको रूट प्लान बताती है और तमाम कोशिश करती है कि वो उसी रूट प्लान से जाए जो रूट प्लान निर्धारित सरकार द्वारा या लोकल प्रशासन द्वारा तय किया गया है। बात यह है, डबल इंजन की सरकार हमेशा उत्तराखंड की बेहतरी के लिए काम करती है और ये दावा खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार कर चुके हैं कि पीएम मोदी खुद इस चीज पर निगरानी बनाते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं चारधाम यात्रा की, और कई बार फंडिंग भी आती है। किस तरह से उस फंडिंग को यूटिलाइज किया जा रहा है खासतौर पर चारधाम के लिए, क्योंकि चारधाम एक बहुत बड़ा उत्सव है, ये सिर्फ एक धार्मिक आस्था नहीं है बल्कि इससे उत्तराखंड वासियों को, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार भी मिलता है, उत्तराखंड की युवाओं को इससे फायदा होता है, बिजनेसमैन वहां पर प्रगति करते हैं और साथ साथ अर्थव्यवस्था में भी काफी ज्यादा वहां पर जो है वो बूस्ट मिलता है। बिल्कुल, देखिए एक बात केदारनाथ की करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप देखिए कि एक अलग लगाव देखने को मिलता है। वो कई बार केदारनाथ भी आते रहते हैं और आप देखिए कि केदारनाथ को लेकर के जो लोगों की आस्था है वो देश विदेश तक देखने को मिलती है। आप देखिए कि हर साल कई लाखों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ आते हैं, चारधाम यात्रा करने आते हैं, केदारनाथ भी वो लोग जाते हैं। और आप इन सब चीजों को देखिए और बात करें फंडिंग की, तो जो इतना बड़ा आयोजन, अगर किसी भी राज्य में किसी भी तरीके का बड़ा आयोजन होता है उसमें फंड लगता है। इस फंड को लेकर के वो फंड मैनेजमेंट सरकार किस तरीके से करती है। और आप देखिए कि हर साल जो संख्या है श्रद्धालुओं की वो बढ़ रही है। उसके बाद भी कभी भी आप देखिए कि कोई भगदड़ या कोई इस तरीके की घटना आपको उत्तराखंड के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन संचित इसमें कुछ मुख्य चीजें हैं, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी का मामला हो, चाहे वो बिजली कनेक्टिविटी का मामला हो, चाहे वो इंटरनेट कनेक्टिविटी का मामला हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर काफी एक चैलेंज रहता है सरकार के लिए। उसके लिए उपकरण जुटाना, हेल्थ फैसिलिटीज हो, ये तमाम चीजें हैं, उसके लिए उपकरण भी मौजूद होने चाहिए सरकार के पास जिसके आधार पर वो आगे काम कर सके और सुचारू रूप से सभी सुविधाएं वहां आने वाले लोगों तक पहुंचा सके। देखिए, जब इस तरीके का आयोजन उत्तराखंड के अंदर होता है या किसी भी राज्य में होता है तो आप देखिए कि पहले से ही सरकार की जो तैयारियां होती है वो इसीलिए की जाती है कि वहां पर लोगों को मेडिकल फैसिलिटी मिल सके, होटल की व्यवस्था अच्छी हो, रोड ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी हो और तमाम जो मुख्य मूलभूत सुविधाएं हैं वो बेहतरीन रहे। इन सभी चीजों को देखते हुए सरकार अपनी तैयारियां पहले से करके रखती है। और आप देखिए सरकार के दावे और वादे कितने सही साबित होते हैं और कितना उनमें दम है, ये तब पता चल पाएगा जब ये आयोजन शुरू हो जाएगा और श्रद्धालु आएंगे और वो अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे इसके ऊपर। संचित, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा। इस बार महाकुंभ का इतना बड़ा आयोजन हुआ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, इसकी भनक सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर सीमित नहीं रही बल्कि विश्व पटल पर इसका एक बड़ा संदेश किया है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म है, जिसकी संस्कृति है वो कितनी फैली हुई है, उसका कितना जबरदस्त संदेश है। क्या उसके आधार पर इस बार उत्तराखंड का नजारा, चारधाम का नजारा भी कुछ अलग देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल, जिस तरीके से बात सनातन धर्म की करें तो आप देख ही रहे हैं कि उसका सनातन धर्म के प्रति जो लोगों की आस्था है वो बढ़ गई है या बढ़ती नजर आ रही है। और बात करें मंदिरों में जाने की या जिस तरीके के महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हुआ तो वहां पर अगर सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं करें, वहां पर मुसलमान लोग और तमाम अन्य जो धर्म के लोग हैं उन्होंने आकर के वहां डुबकी लगाई। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो आयोजन होता है वो विशेष किसी धर्म के लिए नहीं होता, लेकिन आप देखिए कि आयोजन बड़ा होने जा रहा है और व्यवस्थाएं किस तरीके की रहेंगी उन सब चीजों को देखते हुए माना जा रहा है कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संचित, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। देहरादून से हमारे संवाददाता संचित इस पर जुड़े हुए थे। कल महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया गया और कल के दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वनखंडी महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के साथ महादेव की पूरे
पंचोपचार विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समस्त शिव भक्तों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश की खुशहाली के लिए मंगल कामना की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जानकारी देते हुए बताया है कि इस वर्ष नवाचार के रूप में चलने वाली धार्मिक यात्राओं को पूरे वर्ष चलने का शुभारंभ किया गया है। इससे न केवल भक्तों को अधिक समय मिलेगा बल्कि स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अतिरिक्त साधन उपलब्ध होंगे। मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे महादेव से यह मंगल कामना करते हैं कि उत्तराखंड आगे बढ़े और देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विश्व में श्रेष्ठ विकसित देश के रूप में स्थापित हो। महाशिवरात्रि के अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहे, हमारा राज्य आगे बढ़े, आदर्श राज्य बने, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश जो विकसित भारत का उनका संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में महादेव की कृपा से तेजी से आगे बढ़े। मेरी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। लेकर लोहाघाट में काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। लोहाघाट के हथरंगिया सर्वदेव मंदिर से भगवान भोलेनाथ की भव्य बारात निकाली गई, जिसका शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने किया। बारात में छोलिया नृत्यकों के साथ साथ सैकड़ों भक्त शामिल हुए और ढोल नगाड़ों के साथ शिव बारात लोहाघाट नगर के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरी। भक्त भोले के जयकारे लगाते हुए झूमते गाते चल रहे थे। इस अवसर पर रामलीला कमेटी अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता ने सहयोग के लिए क्षेत्रीय जनता, पुलिस प्रशासन और सहयोगियों को धन्यवाद दिया और कहा कि अगले वर्ष और भी ज्यादा भव्य आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा रैन बसेरा मैदान में विशाल मेले का आयोजन किया गया, जहां स्थानीय व्यापारियों के साथ बाहर से आए व्यापारियों ने अपनी दुकानें सजाईं। दूर दूर क्षेत्र से आए लोगों ने मेले का भरपूर आनंद लेते हुए जमकर खरीदारी भी की। प्रदेश की सबसे कम उम्र की तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता शांभवी मुरारी ने सभी लोगों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए नशे से दूर रहने को अपील कही है। उन्होंने कहा कि भगवान शंकर ने सृष्टि के कल्याण के लिए विष भी पी लिया था। मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट रही। पहले आप सभी को हर हर महादेव और जय श्री राम। आज का ये पावन दिन है शिव संकल्प लेने का, और बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग भ्रमित होकर भगवान शिव की भक्ति की आड़ में नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और समाज को दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी धर्मशास्त्र में भगवान शिव के नशा करने को लेकर कोई प्रमाण नहीं मिलता। शिव तो ऑर्डर दानी है। उन्होंने सृष्टि के कल्याण हेतु समुद्र मंथन से प्राप्त विष, हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया और स्वयं महादेव कहलाए। आज आवश्यकता है हमारी युवा पीढ़ी को इन दुर्व्यसनों से दूर रहने की, और मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप सभी नशे से दूर रहें, क्योंकि नशे की गिरफ्त में आने से हम भगवत प्राप्ति से वंचित रह जाएंगे। इसी के साथ आप सभी को सादर करते। इधर विकास नगर के बाड़वाला स्थित प्राचीन काल से लगते आ रहे मेला ग्राउंड में मेला लगाया गया है। मेले में फास्ट फूड, मिठाई और बच्चों के लिए खिलौनों की दुकानें सज गई हैं। इसके अलावा पुलिस प्रशासन ने मेले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की चौकी बनाई गई है, जिसमें डाक पत्थर चौकी इंचार्ज विवेक भंडारी के साथ सभी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। मेले में बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए हैं, जो बच्चों को बहुत पसंद आ रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं, ताकि कोई भी घटना होने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और कोई घटना न हो, इसके लिए पूरी तरह से अलर्ट भी है। सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हमें क्षेत्र में सुख शांति बनी रहे। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बाड़वाला में महाशिवरात्रि मेले के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 26 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक रहेगा।
जिसके मद्देनज़र रूट डाइवर्ट रहेगा, क्योंकि जो हमारा मेला है ये मेला ग्राउंड और साथ में हमारी जो सड़क है ना इस पे लगता है, तो इसके मद्देनज़र रूट डाइवर्ट रहेगा और उसमें जो भी सुरक्षा के इंतजाम है वो कर लिए गए हैं। अन्य और जो दुकानें आवंटन है वो भी कर दी गई है। लगभग कितनी दुकानें आवंटित की गई? अनुमानित लगभग 250 से 300 दुकानें एक आवंटित की गए हैं। इस बार के मेले में क्या नया कोई ऐसा दुकान, कोई स्टॉल या कोई झूला है जो लोगों की मुख्य पसंद हो? हाँ, एक दो झूले ऐसे हैं जो शायद पहली बार लग रहे हैं, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र भी है। आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार ने त्योहारी सीजन को देखते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ प्रदेश भर में व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। खाद्य संरक्षा एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन के आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देशों पर खाद्य संरक्षा एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन होली त्यौहार के दौरान मिलावटी उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। प्रशासन ने मिलावटखोरों से निपटने के लिए छापेमार दस्तों और सचल वाहन टीमों का गठन किया है। होली का त्यौहार निकट है, ऐसे में खाद्य संरक्षा और औषधि नियंत्रण प्रशासन ने प्रदेश व्यापी अभियान शुरू किया है। विभाग के अपर आयुक्त एवं ड्रग कंट्रोलर ताजबर जग्गी का कहना है कि गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में छापेमारी अभियान लगातार जारी है। विभाग ने विजिलेंस सेल का गठन किया है, यहां शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाती है और साथ ही सर्विलांस के माध्यम से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। ताजबर जग्गी ने बताया हर जिले में नोडल अधिकारी बनाए गए हैं और वो फूड इंस्पेक्टर के माध्यम से विभिन्न प्रतिष्ठानों में छापेमारी कर सैंपलिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सचल वाहनों में भी सैंपलिंग की व्यवस्था की गई है। अभी हमने अपने दोनों मंडल के जो डीसीज हैं और मुख्यालय डीसीज को आदेशित किया हुआ है कि वो अपनी टीम एक बना दी हमने कि वो टीम के साथ रेगुलर यहाँ पर मॉनिटरिंग करें। हमारे सचल जो वाहन है वो भी इसमें भी हमने नोडल जो है हमारे बिस्ट हैं उसमें बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनको भी इसमें एक्टिवेट कर दिया है कि वो भी अपनी जगह जगह जाकर के सैंपल लें, जिससे कि आम जनमानस को सही खाना मिल सके, उपलब्ध हो सके। और ये पनीर और जो अन्य मावा ये है, ये सब इनको रोकने के लिए हमने स्पेशली आसरोड चेक पोस्ट में भी अपने जो डीओज हैं उनको कहा कि वहाँ पर भी निगरानी करें, या हरिद्वार में जाकर के करें और उधर उधम सिंह में विशेष यहाँ से ही ये अंदर हमारी स्टेट में आता है। जब इतना हो जाए तो समझ लीजिए। उत्तराखंड के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से जुड़े कांग्रेसी नेता के साथ कोतवाली पुलिस द्वारा अभद्रता करते हुए गिरफ्तार किए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में किच्छा विधायक एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़ ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। विधायक बेहड़ ने किच्छा कोतवाल के ट्रांसफर की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि 27 फरवरी को महाराणा प्रताप चौक पर किच्छा कोतवाल का पुतला दहन किया जाएगा। 1 मार्च को पुलिस क्षेत्र अधिकारी कार्यालय पर उपवास कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस बीच अगर एसएसपी द्वारा किच्छा कोतवाल पर कार्रवाई कर ट्रांसफर नहीं किया गया है तब 5 मार्च को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। ये पुलिस ने जिस तरह से कल सरवर या खान का अपमान किया है, उनका अपमान नहीं है, हमारी पूरी पार्टी का अपमान है, मेरा व्यक्तिगत अपमान है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोगों के बीच में उनको खींचते हुए ले गए हैं वो। इसके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ हम आंदोलन चलाएंगे। ये कोतवाल जब जब यहाँ पे आते हैं, दूसरी बार इनकी पोस्टिंग जानबूझ के यहाँ पर कराई गई है। हम इनके खिलाफ 27 तारीख को पुतला दहन करेंगे, 1 मार्च को हम सीओ के ऑफिस के बाहर बैठेंगे धरने पे और 5 मार्च को हम एसएसपी कार्यालय के कूच करेंगे और प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। कोतवाल को हटाने के लिए हमने लड़ाई का ऐलान किया है और जब तक कोतवाल नहीं हटेगा हमारा आंदोलन किसी न किसी चरण रूप से चलता रहेगा और पुलिस का हम असहयोग करेंगे। अब सहयोग का तो सवाल ही नहीं है। पुलिस के खिलाफ जो भी मामला हमारे पास आएगा उसको लेकर हम जनता के बीच में सड़कों पर जाएंगे। तो ये महाशिवरात्रि के दिन दिनेशपुर में एक विवादित घटना घटी है। शिव भक्त जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर जलाभिषेक के लिए आ रहे थे, उनके सामने एक मुस्लिम युवक ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। इस घटना के बाद हिंदूवादी संगठन ने सड़क जाम कर दी और नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर समझाने की कोशिश की, लेकिन शिव भक्त नहीं माने। क्षेत्र के नगर पंचायत अध्यक्ष पतिकाबल सिंह विर्क ने भी मौके पर पहुंचकर शिव भक्तों को समझा और पुलिस को चेतावनी दी कि 1 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा जाए। इस घटना के बाद पूरे दिनेशपुर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है कि शिव भक्ति हिंदू संगठन ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। पुलिस ने कहा है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पे एक विशेष समुदाय द्वारा एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई हमारे हिंदू समुदाय के बारे में, जिसमें कि जो विशेष समुदाय द्वारा भोले बाबा पे और शिवलिंग पे और हमारे बहुत एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। और देखना जैसे कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है, ऐसे पर्व में ऐसे दिन में अगर किसी हिंदू समुदाय संगठन के बारे में कोई विशेष टिप्पणी की जाए तो बहुत ही आपत्तिजनक है। तो उसी के हम विरोध कर रहे हैं। क्या मांगे क्या? मांग यही है कि इस वक्त वो जो विशेष समुदाय का जो व्यक्ति वहाँ पे आए। उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन ने बताया है कि राज्य में 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो चुका है। इसके लिए वन विभाग ने नवंबर माह से जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें अब तक 4800 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। वनाग्नि के रोकथाम के लिए 1438 क्रूज स्टेशन बनाए गए हैं और विभाग में स्टाफ भर्ती की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। इसके अलावा वन विभाग ने एक नया ऐप भी तैयार किया है, जिसमें 6500 कर्मचारियों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। इस ऐप के जरिए रिस्पांस टाइम को कम करने में मदद मिल रही है। और हम लोगों ने जो भी तैयारियां होती हैं हमारी अवेयरनेस ड्राइव्स बहुत करी हैं इस साल हम लोगों ने नवंबर से ही, और इसके बाद अभी फायर सीजन शुरू हो गया है तो हमारे जो फायर वॉचर्स हैं उनको हम इंगेज कर रहे हैं और हमारे क्रूज स्टेशन सब मुस्तैद हैं। 1438 क्रूज स्टेशन हैं हमारे पास, और इस साल हमारे पास जो हमारे रेगुलर स्टाफ हैं वो भी उसकी वैकेंसी लगभग पूरी भर गई हैं। तो इसलिए हमारे पास वर्कफोर्स पूरी है, जिससे कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही हम लोगों ने इस बार नया ऐप शुरू किया है फॉरेस्ट फायर पे। अभी तक हमारा सारा काम मैनुअल चलता था, इसका रिपोर्टिंग का भी, कंट्रोल का भी। अब ये सारी चीज़ें ऐप के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे 6500 कर्मी ऑलरेडी इस ऐप में रजिस्टर हो गए हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले करीब 1 महीने से, जिससे हमें आग की सूचना भी जल्दी मिल रही है और इस तक पहुंचने में हमें रिस्पांस टाइम कम हो रहा है, जिसके कारण आग की जो भी विभीषिका है वो कहीं कम हो रही है पिछले सालों के मुकाबले। तो इस तरह से हम हर तरह से तैयार हैं इस साल के वनाग्नि सीजन। खबर उत्तराखंड में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।